आओ, सर्किल में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। आपने एक सबसे पहले पढ़ा होगा क्या, वृत्त, तो पूरा सर्किल जो हम लोगों ने वहां पर लिखा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अर्धवृत्त, पूरा बनाया और बीच से दिया, ये क्या हो गया हमारा अर्धवृत्त। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे चतुर्थांश। आपने पढ़ा होगा किसी वृत्त का चौथियाई भाग, कौन सा भाग, चौथियाई भाग। चौथा हम लोग पढ़ेंगे त्रिज्यखंड या वृत्तखंड। ठीक, और पांचवा हम लोग पढ़ेंगे चाप। ये एक ही तरीके से आपको दिखेंगे, ठीक, चाप। अभी अंतर आपको पता चलेगा। इसका एंगल हम थीटा ले लेंगे। ये जो रहता है इसका एंगल 90 डिग्री रहता है और ये सीधी रेखा है तो 180 डिग्री रहता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं भैया, वृत्त। इसको बोलते हैं सर्किल। ये हो जाएगा अर्धवृत्त, जिसको बोलते हैं सेमी सर्किल, अर्धवृत्त, सेमी सर्किल। इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट, चतुर्थांश। इसको बोलते हैं सेगमेंट, और ये हमारा हो गया सेक्टर। चलो, इसको बोलो सेक्टर, इसको बोलो सेगमेंट। ठीक, अब आपने पढ़ा होगा कि वृत्त जो होता है उसमें होती है त्रिज्या, और त्रिज्या को हम मान लेते हैं छोटी। फिर दूसरी चीज होती है क्या, व्यास। त्रिज्या का दोगुना जो होता है वो व्यास होता है ना। और ये चीज जी आपने पढ़ी होगी कि वृत्त की सबसे बड़ी जो जीवा होती है वो भी क्या होती है, व्यास होती है। और व्यास हमेशा किसका दोगुना होता है, त्रिज्या का दोगुना होता है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे कि वृत्त में जो चीजें होती हैं, सबसे पहले होती है क्या, त्रिज्या, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं, जिसको इंग्लिश में रेडियस बोलते हैं। फिर उसके बाद हम क्या कहेंगे कि भाई व्यास होता है। व्यास जो होता है वो 2 गुना होता है त्रिज्या का। मतलब हम इसको बोल सकते हैं कि ये होता है 2r। क्या होता है, 2r। ठीक, स्टार्टिंग से इसको थोड़ा सा बाईं तरफ में लिखना। स्टार्टिंग के लिए ऐसे पेज जैसे बोर्ड है, इसी तरीके से कॉपी घुमा के आपको पूरा एक ही पर लिखना है। ठीक, थोड़ी सी इधर जगह और छोड़ लेना। सर्कुलर पाथ जो है वो रह गया, सर्कुलर पाथ, वृत्ताकार मार्ग। ठीक, सर्कुलर पाथ। फिर इसके बाद हम कहेंगे आपसे सर्कुलर पाथ या रिंग भी बोलते हैं इसे, व्यास। इसके बाद हम देखेंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल। व्यास को लिखना, अब लिखना है क्षेत्रफल। सबसे पहली चार्टिंग में आप लिखो क्षेत्रफल, इसका होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक, फिर आपका आता है इसका परिधि, जिसको बोलते हैं सरकमफेरेंस। परिधि इंग्लिश में से क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस 2 पाई आर। सरकमफेरेंस मतलब परिधि। 2 चीजें आप मेंसुरेशन में पढ़ते हो। पहली चीज कि भाई एक होती है परिधि, एक होता है परिमाप। दोनों में कोई अंतर नहीं है। परिधि जो रहती है वो सर्कुलर चीज की होती है, परिमाप जो होता है वो एंगुलर चीज की होती है। मतलब कोई अगर जैसे भुजाओं से बना हुआ है, जब किसी भी तरीके का बहुभुज हो तो उसका परिमाप होता है, और अगर कोई चीज वृत्ताकार से बनी हुई है तो उसकी परिधि होती है। ठीक है, जैसे ये सर्कुलर है तो इसकी परिधि है, और यहाँ पर आप परिधि और परिमाप दोनों बोल सकते हो, क्योंकि ये तो सर्कुलर है लेकिन ये सीधा है। इसमें आप परिधि बोल सकते हो, परिमाप भी बोल सकते हो। बस सर्किल का है तो सर्किल में सारे को हम परिधि बोलेंगे। अब फिर इसके बाद आते हैं हम अर्धवृत्त में। आप एक चीज बताओ, अर्धवृत्त जो है अगर ये वृत्त का आधा है तो मतलब इसका क्षेत्रफल भी इसका आधा ही होगा। तो सबसे पहले बताओ इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा भैया, क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। अच्छा, एच कहाँ से इसमें आ जाएगी भाई, 1/2 पाई आर स्क्वायर, या आप बोल सकते हो पाई आर स्क्वायर बाई 2।
ठीक, रेडियस इसकी। फिर आ जाओ परिधि, जिसमें गलती होती है। परिधि कहते हैं भाई जब इसकी परिधि 2πr थी तो इसकी परिधि 2πr की आधी हो जाएगी, ऐसा ही तो कहते हो। नहीं, परिधि जो होती है इसकी परिधि ये वाली जो होगी ये होगी 2πr की आधी, मतलब πr होगी। और प्लस ये वाली अगर आप देखोगे तो r, और ये वाली भी हमारी क्या, तो 2r इसमें जुड़ जाएगी और हमारी परिधि या सरकमफेरेंस जो है वो हो जाएगी πr प्लस 2r। यहाँ से आप कॉमन ले सकते हो r और बोल सकते हो 2 प्लस पाई, ठीक, या इसको आप 2r प्लस πr भी बोल सकते हो। अगला आ जाओ चतुर्थांश। इसका जो क्षेत्रफल होता है वो क्षेत्रफल कितना होता है भैया, पूरा वृत्त का क्षेत्रफल अगर πr² है तो चतुर्थांश का कितना होगा, चतुर्थांश मतलब किसी वृत्त का चौथाई भाग। चौथाई भाग अगर है तो हम कह देंगे ये 1/4 हो जाएगा, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल का हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं πr²/4 या 1/4 × πr²। फिर आप कहोगे परिधि, आप बताओ इसकी परिधि क्या होगी भैया। आपने कहा कि ये वाली होगी क्या, r, और ये वाली भी होगी r, और क्योंकि ये चतुर्थांश है तो ये वाली परिधि पूरे वृत्त की परिधि की चौथाई भाग होगी, तो 1/4 × 2πr होगी, जो कि बनेगा π/2। तो और इसमें जुड़ जाएगा कितना, 2r, ये वाला r प्लस r 2r प्लस ये वाला πr/2 इसमें ऐड हो जाएगा। आया समझ में। तो इसकी परिधि क्या हो जाएगी, r 2r और प्लस πr/4, ठीक, सॉरी 1/4 2πr, हाँ 2r प्लस πr/4। हाँ लास्ट में क्या है, लास्ट में ये है, आप इसको रिंग बोल लो या सर्कुलर पाथ बोल लो, थोड़ा इसको इधर बनाते हैं ना, वृत्ताकार पथ। हाँ वृत्ताकार पथ, सेगमेंट। ये हो गया हमारा सर्कुलर पाथ, वृत्ताकार पाथ, वृत्ताकार मार्ग या पथ जो भी कह लो, मार्ग, सर्कुलर पाथ, ठीक। या इसको एक चीज और बोल सकते हो आप, रिंग। रिंग भी तो ऐसी होती है, हाथ में पहनने वाला छल्ला है ना, इसी तरीके से होता है ना। अब आ जाओ सेक्टर में। देख आपने पढ़ा होगा बाइसेक्ट, है ना, पढ़ा बाइसेक्ट। बाइसेक्ट माने क्या होता है, विभाजित किस तरीके से। बाइसेक्ट माने किसी भी चीज को 2 बराबर भागों में बांटना। मतलब सेक्ट का मतलब होता है कि आप किसी चीज को भागों में बांटो, ठीक है। तो अगर सेक्टर है तो आपने उस चीज को, जैसे कहीं कहीं जाओ किसी सेक्टर 62 सेक्टर 63 होता ना, मतलब एरिया डिवाइड किया जाता है ना। तो अगर सेक्टर की बात की जाए तो सेक्टर मतलब कि एक गोले से कोई भाग थोड़ा सा ले लिया गया, ठीक। और भाग जो लिया गया हमने माना कि पूरे जो वृत्त होता है इसका कोण कितना होता है, पूरे वृत्त का 360 डिग्री, और इसमें से कुछ भाग लिया गया है जिसका कोण हमने थीटा माना, ठीक। अभी तक हम क्षेत्रफल जैसे मान लो पूरा था तो πr², आधा हुआ तो πr²/2, अगर चौथाई हुआ तो πr²/4। तो अगर यहाँ पर हमें थीटा पता ही नहीं कि कौन सा भाग है तो यहाँ पर फिर क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। आप एक चीज समझो, अगर आपके पास πr² क्षेत्रफल है, ठीक, पूरे वृत्त का, मतलब यहाँ पर थीटा कितना था 360, और बटे में भी 360 रखे तो कट के कितना आया 1। तो यहाँ पर जो क्षेत्रफल आया πr² है। यहाँ पर अगर आप आओ तो थीटा बताओ कितना है, सीधी लाइन कितना थीटा, सीधी लाइन का थीटा कितना होता 180 डिग्री। 180 डिग्री अगर थीटा है तो हम कहेंगे आपकी थीटा हमारा 180 कितने में से 360 में से इंटू πr², तो कितनी बार गया 2 बार। तो क्या πr²/2 आपका फॉर्मूला है क्षेत्रफल का। अगर यहाँ पर आओ तो थीटा कितना है 90, तो हम कहेंगे 90 है कितने में से 360 πr²। तो क्या यहाँ पर आपका आंसर πr²/4 आया था, क्षेत्रफल का आया था। तो अगर हमें यहाँ पर थीटा नहीं पता है तो क्या हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारा क्षेत्रफल आएगा θ/360 इंटू πr²। आया इतना समझ में क्या आ जाएगा, θ/360 इंटू πr²।
स्क्वायर। नोट कर लो। अब आ जाओ सेगमेंट में। परिधि समझ लो एक बात। परिधि की अगर हम बात करें तो यार हमें ये तो पता है कि ये तो है त्रिज्या है, तो ये तो हमारा 2r रहेगा ही रहेगा, r प्लस r 2r हो जाएगा। प्लस हमको क्या ये कहीं से पता है कि ये लंबाई कितनी है? नहीं पता ना, लेकिन हमें ये पता ना कि एंगल थीटा है, तो हम कहेंगे कि थीटा बटे 360 जो भाग आ रहा होगा परिधि का उतना ही भाग लेना होगा। मतलब कहेंगे हम कि थीटा बटे 360 और परिधि क्या होती है 2 पाई r, तो हम कहेंगे भाई कि हमारी परिधि हो जाएगी 2r प्लस थीटा बटे ये कटेगा 180 देगा 180 पाई, तो जो परिधि होती है सेक्टर की वो 2r प्लस थीटा बटे 180 पाई r होगी। इसमें इसमें से सारी चीज इसी तरीके से लगेगी, केवल चाप की लंबाई हमें बतानी, चाप की। और अगर अभी आप देखो तो जो आपने ये निकाला है ये चाप की लंबाई ही है। देखो आपने ये दूरी निकाली है ना, यही दूरी, और यही दूरी तो आई है थीटा बटे 180 पाई आर, है ना, तो यही दूरी यहाँ पर चाप की लंबाई होगी, ये होगी थीटा बटे 180 इंटू पाई, ठीक, या इसको आप बोल सकते हो पाई आर थीटा बटे 180, ठीक, चाप की लंबाई। रिंग वाला चलो इतना लिख लो, फिर रिंग वाला उधर लिख लो। पाई आर थीटा बटे 180 कर, हाँ पाई आर थीटा बटे 180, ठीक, चाप की लंबाई। चाप तो समझ रहे हैं कि नहीं? आप प्रकार से ऐसे भरते थे दूरी, और ये चाप ऐसे लगाते हैं या नहीं? तो वो चाप सर्किल का कोई पार्ट ही तो होता था एक छोटा सा, तो कह रहा कि जो चाप आपने लगाया हो वो कितना लंबा है, उस चाप की लंबाई, ठीक। तो केंद्र से कोण देख लेंगे उसका कितना, इसी तरीके से चार्टिंग बना के रखेंगे, बना लो बढ़िया साफ सुथरी। के लिए कुछ नहीं, जगह थोड़ा सा स्पेस मिले ना, ये वाला हटाए तो बताएं, अभी तो लगा रुक जाओ उतना करना। ठीक है। कुछ हटाए, सेक्टर और सेगमेंट में कोई दिक्कत तो नहीं लग रही? सेक्टर और सेगमेंट समझ लोगे ना? सेक्टर और सेगमेंट समझ लोगे ना? दिखने में एक जैसे हैं, केवल इतना समझ लो, पूरा सर्किल बनाया है हमने दो, इसमें से ये भाग हमारा हुआ क्या सेक्टर, और अगर हम इस चाप की बात करें, इस चाप की केवल, तो जो ये वाला भाग है इस तरीके से, ये वाला भाग ये हुआ हमारा चाप। आगे समझ में? बस दिखने में दोनों एक ही जैसे होते हैं। अब आ जाओ वृत्ताकार मार्ग या वृत्ताकार पथ, क्या ये वाले हटा दे कुछ? आपने गांवों में खूब कुआं देखा होगा, कुआं देखा या नहीं? यस सर। और कुआं के चारों तरफ एक ऊंची ऊंची पहले बना दी जाती थी, उसको कहते थे शायद पार बोलते थे, है ना? बोलते हैं। ऐसे ही कहीं कहीं पर आपने देखा हो, जैसे कोल्हू का बैल होता है, वो जहां जहां चलता है तो चारों तरफ एक रिंग सी बन जाती है ना, तो कितनी चौड़ी बन रही है कितनी नहीं बन रही है, इस तरीके से वही होता है हमारा वृत्ताकार पथ, या उसी तरीके से आप कह सकते हो। जैसे परिक्रमा करने के लिए कहीं कहीं देखो तीर्थ स्थानों पर परिक्रमा करने के लिए ऐसे चारों तरफ एक सर्किल सा बना दिया था, मंदिर हो या कोई और चीज हो, ठीक, तो वो वृत्ताकार पथ। अब आप वृत्ताकार पथ हम समझते हैं कि भाई इसमें होता क्या क्या है। अगर कोई वृत्ताकार पथ है तो इसमें सर्किल कितने होंगे? दो। एक सर्किल होगा जो अंदर की तरफ होगा, एक सर्किल होगा जो बाहर की तरफ होगा, ठीक।
केंद्र से मतलब दोनों के केंद्र से हम देखेंगे कि भाई अंदर वाले की जो त्रिज्या है वो कितनी है, जिसको हम स्मॉल आर लिखेंगे, और बाहर वाले की त्रिज्या जो कैपिटल आर लिखेंगे वो कितनी है। ठीक, अगर हम रास्ते की चौड़ाई की बात करें, जैसे हम आपसे कहते हैं कि जो बड़ा वाला वृत्त है उसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है और जो छोटा वाला वृत्त है उसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, तो रास्ते की चौड़ाई कितनी है, तो आप कहेंगे कि भाई हमारी जो बड़ी त्रिज्या वो 8 है और उसमें से छोटी त्रिज्या घटा देंगे तो केवल ये बीच वाली बचेगी, मतलब रास्ते की चौड़ाई बचेगी। तो हम कहेंगे रास्ते की जो चौड़ाई होती है वो हमारी कितनी हो जाएगी भैया, 8 माइनस 6, या हम इसको कह सकते हैं कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर बराबर 8 माइनस 6 बराबर 2 सेंटीमीटर। मतलब जो रास्ते की चौड़ाई होती है उसमें बड़ी त्रिज्या से छोटी त्रिज्या घटा दी जाती है। तो क्या हम इसको एक लाइन में ये लिख सकते हैं कि रास्ते की चौड़ाई बराबर बड़ा आर से छोटा आर घटा देना। इतना समझ में आया? आ गया समझ में? सर एक बार फिर आपको ये पता है कि ये सर्किल बना हुआ है, 2 सर्किल है, एक अंदर सर्किल है एक बाहर सर्किल है। बाहर वाले की त्रिज्या हमने बड़ी आर मानी, अंदर वाले की त्रिज्या हमने छोटी आर मानी। अगर हमें रास्ते की चौड़ाई निकालनी हो तो हम बड़ी आर से छोटी आर घटा देंगे, तो हमें रास्ते की चौड़ाई पता चल जाएगी। अब आ जाओ भाई, अगर हम कहें कि इस रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा, जिस पर सवाल आता है रास्ते का क्षेत्रफल, हम आपसे कहें कि आपके पास एक प्लेट है, मान लो इस तरीके से गोल गोल किसी चीज की, कागज वागज की, आपको इसमें से बीच में से एक गोला काटना है, ऐसे ये गोला निकालना है। ठीक है, तो अगर ये गोला निकाल दोगे तो ये एक रास्ते की तरीके से ही छल्ला तो बचेगा, जैसे वासा समझ लो, वासा है ना, उसी तरीके से तो बचेगा। तो आपने क्या किया, पूरे में से बीच का कुछ भाग घटा दिया या काट दिया, तो उसी तरीके से हम पूरे में से अंदर वाला भाग मतलब छोटा वाला सर्किल का क्षेत्रफल घटा देंगे तो रास्ते का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। तो आप कहेंगे रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, बाहर वाला वृत्त का क्षेत्रफल, मतलब हम कहेंगे कि पाई कैपिटल आर स्क्वायर, यही तो बाहर वाले का क्षेत्रफल होगा, बड़ी त्रिज्या वाला, माइनस इसमें से छोटी त्रिज्या घटा देंगे पाई स्मॉल आर स्क्वायर। यहाँ से आप पाई कॉमन ले लोगे और बचेगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और आपने a प्लस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा होगा, a प्लस बी ए माइनस बी, तो हम इसको और करके ये भी लिख सकते हैं, और पाई इंटू आर प्लस आर आर माइनस आर। ठीक, इन दोनों में से कुछ भी एक या ये नोट कर लो यहाँ। ये रास्ता सर्किल बढ़िया बढ़िया बना देना आपको, कोई कड़ा बड़ा पहने हो तो उससे बना लो। नोट कर लो जल्दी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सूत्र बोल। हाँ, नोट कर लिया सबने? हटा देंगे भाई कॉमन ना, अब आ जाओ ट्रायंगल। कॉमन टाइम कॉमन टाइम लिया तो उसको कोई चीज चिपकी हुई है तो वो बन सकता है। भाई थोड़ा साथ कुछ समझ में आ तो पूछ लेना, थोड़ा सा स्पीड में ही चलेंगे। अब आ जाओ ट्रायंगल। आपने जो त्रिभुज बेसिकली पढ़े होंगे वो अभी तक त्रिभुज पढ़े होंगे 2 तरीके के। क्या किसी को याद है कि कौन कौन से त्रिभुज पढ़े हैं?
ज्योमेट्री में त्रिभुज पढ़े होंगे दो तरीके के, आपने पढ़े हैं। एक सर जी ये त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो तो क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज। ठीक। और ये वाला लंब का हाँ, समकोण। समकोण त्रिभुज। ठीक। समद्विबाहु। ठीक। क्या आपने ये नहीं पढ़ा कि ये समबाहु या समद्विबाहु या विषमबाहु ये किस आधार पर है, और समकोण, न्यून कोण और अधिक कोण ये किस आधार पर है? वो उसके एक कोणों के आधार पे है, एक भुजाओं के आधार पे। पे। तो आपने अभी तक दो ही तरीके के त्रिभुज पढ़े हैं। पहले त्रिभुज आपने पढ़े हैं कोण के आधार पर, और त्रिभुज पढ़े हैं आपने भुजाओं के आधार पर। कोण के आधार पर आपने पढ़े होंगे न्यून कोणीय त्रिभुज, न्यून कोणीय त्रिभुज, अधिक कोणीय त्रिभुज और समकोणीय त्रिभुज। और भुजाओं के आधार पर आपने पढ़े होंगे समबाहु, समद्विबाहु और ये नोट मत करना अभी, और विषमबाहु। विषमबाहु आपने ये तो पढ़े। इसे बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल, 90 डिग्री से कम। इसे बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, इसे बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ये होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये होता है आइसोसेलिस राइट एंगल ट्रायंगल, सॉरी आइसोसेलिस, और ये होता है स्केलेन ट्रायंगल। ठीक, ये अभी तक हम लोगों ने बेसिक पढ़े हैं, लेकिन मेंसुरेशन में हम भुजाओं के आधार पर तीनों पढ़ेंगे। मतलब हम समबाहु पढ़ेंगे, समद्विबाहु पढ़ेंगे, विषमबाहु पढ़ेंगे। ठीक, और कोण के आधार पर हम समकोण पढ़ेंगे। तो कितने हो गए? 4। भुजाओं के आधार पर हम तीनों पढ़ेंगे और कोण के आधार पर हम समकोण पढ़ेंगे। हम अधिक कोण और न्यून कोण नहीं पढ़ेंगे। त्रिभुज बताओ, त्रिभुज कोई भी हो एक्स वाई जेड, वो त्रिभुज भुजाओं के आधार में से 3 टाइप में से कोई एक होगा, या तो समबाहु होगा, या विषमबाहु होगा, या समद्विबाहु होगा। और अगर वो कुछ भी त्रिभुज है तो वो उसमें से कोण भी तो कुछ होगा, या तो न्यून कोणीय होगा, या अधिक कोणीय होगा, या समकोणीय होगा। समझ में आ गया? तो ये वाले जो हैं न्यून कोणीय और अधिक कोणीय, ये अलग से पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये तो होगा ही होगा कोई ना कोई त्रिभुज। अगर ये दो नहीं होंगे तो समकोण होगा, और समकोण हम पढ़ लेंगे, है ना। जैसे हम आपको एक ट्रायंगल मान लो बता रहे हैं कि भाई ये ट्रायंगल है। अब ये ट्रायंगल कौन सा है दिख रहा है आपको? न्यून कोणीय या अधिक कोणीय? बताओ। समकोणीय नहीं तो है, ये फिर कौन सा है? ये समकोणीय है, ये समकोणीय, और फिर ये कौन सा है? न्यून कोणीय का मतलब कि ऐसा ट्रायंगल जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम हो। प्रत्येक कोण, ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम। समकोणीय, ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री हो। ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री, ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो। ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो। कोई एक कोण 90 डिग्री, कोई एक कोण 90 डिग्री से अधिक, प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम। प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम, क्योंकि एक भी कोण अगर 90 डिग्री या 90 डिग्री से अधिक हुआ तो ट्रायंगल इसमें आ जाएगा, फिर न्यून कोणीय नहीं आ जाएगा। तो न्यून कोणीय में प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम होना चाहिए। ठीक, भुजाओं के आधार पर अगर मान लो ये तीनों बराबर हैं तो ये हो गया समबाहु। अगर ये तीनों में से तीनों अलग हैं तो हमारा ये क्या होगा? विषमबाहु। और अगर ये हमारी दो भुजाएं बराबर हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा? समद्विबाहु। इतना समझ में आया? ठीक, अब आओ इसको हम लोग विधिवत अपनी चार्टिंग में लिखें। तो अब जो है आप इस चीज को कहीं पर शॉर्ट में कॉर्नर में लिख लो। बाकी मेन चार्टिंग आपको ये वाली ट्रायंगल की बनानी है जो हम बनाने जा रहे हैं। आपने त्रिभुज 6 तरीके के पढ़े हैं। 3 पढ़े भुजाओं के आधार पर, 3 पढ़े कोण के आधार पर, यही बेसिक ट्रायंगल है। अब हम आपको 5 तरीके के त्रिभुज मेंसुरेशन के रिगार्डिंग पढ़ाएंगे।
तो उसमें क्या है कि कोई हो सकता कहे कि नहीं ये जो त्रिभुज बताया है सर ने ये त्रिभुज होता ही नहीं है, ठीक है। इसीलिए मैं आपको सही चीज पहले बता दी, लेकिन सवाल उसके आते हैं तो हमें उसे बताना है। पहला त्रिभुज हम लोग पढ़ेंगे विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज स्केलर ट्रायंगल। स्केलर ट्रायंगल। फिर हम पढ़ेंगे, बात मत करो भैया, फिर हम पढ़ेंगे विषमबाहु, तो कोई दो भुजा बराबर होंगी तो हम पढ़ेंगे समद्विबाहु। समद्विबाहु, ठीक। समद्विबाहु मतलब ये इस तरीके से, ये भुजा ए, ये भुजा ए, ये भुजा बी मान लो। अब आप ऐसा भी कर सकते हो, ये ए, ये ए, ये बी मानो, कोई दो भुजा बराबर मान लेंगे। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। फिर हम पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज। और फिर हम पढ़ेंगे समद्विबाहु समकोण। यही वो त्रिभुज है जिसको कोई कह सकता है कि ऐसा कोई त्रिभुज होता ही नहीं। समद्विबाहु समकोण एक ही में है, समकोण, ठीक है। अभी तक हमने आपको ये भी बताया, ये भी बताया, ये भी बताया, ये भी बताया, लेकिन ये आप पहली बार पढ़ रहे हो। ऐसा त्रिभुज, भाई समकोण त्रिभुज भी तो ऐसा हो सकता है कि जिसकी दोनों भुजाएं बराबर हो जाए, बेस और हाइट बराबर हो जाए, हो सकता है कि नहीं। जैसे आप एक स्क्वायर को काटो कर्ण के अकॉर्डिंग, आप एक वर्ग को काटो भुजाओं के अकॉर्डिंग, तो क्या ये त्रिभुज जो होगा क्योंकि वर्ग से कटा है तो इसकी भुजाएं ए और ए होंगी। तो बताओ क्या ये त्रिभुज जो बनेगा वर्ग से, ये त्रिभुज हमारा कैसा होगा? समद्विबाहु समकोण। आ गया समझ में? तो ऐसा कोई मतलब पर्टिकुलर होता नहीं है, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन इसके हिसाब से बनते हैं तो ये सवाल हमारा। तो ऐसे में अगर काटेंगे तो क्या जो कर्ण स्क्वायर बराबर होगा वो किसी का वर्ग तो निकलेगा नहीं, मुश्किल है कि दोनों आधार उसके और लंब समान है और उनका स्क्वायर करके उसका अंडर रूट निकालेंगे तो किसी का वर्ग होगा नहीं, मुश्किल है। लेकिन आप कह रहे हो कि इसका हाँ दोनों से सेम भुजाएं निकली है। आप कोई भी चीज लो, रूट भी किसी चीज का स्क्वायर है, रूट भी किसी चीज का स्क्वायर है। आप कहोगे अंडर रूट 2 तो क्या ये 4 रूट 2 का स्क्वायर नहीं है? उस तरीके से डायरेक्ट समझ गए? आप कहो कि पूर्ण वर्ग हो, इस तरीके से नहीं, पूर्ण वर्ग हो, समझ गए? वो नहीं, ठीक, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये वाला हटा दो, नोट कर लिया आप? का है तार, ये तार है, ये जो लाइट है लगी यहाँ पे, इसके लिए लाइट लगी पहले, तो अभी लगी नहीं लगी लाइट? प्रोजेक्टर। विषमबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर ना हो, ये भी। और किसी चीज का जो परिमाप होता है, किसी चीज का परिमाप, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पेरीमीटर। पेरीमीटर, ठीक। परिमाप जो होता है किसी चीज का, वो उसके चारों साइड्स की या चारों तरफ की भुजाओं का आप योग कर लो। मतलब जैसे आप खेत में जाते हो और कहते हो कि भैया हमें जो है चारों तरफ खेत के क्या लगाना है? अपने तार लगाना है। तो एक तरफ खेत की लंबाई, सॉरी पूरे चारों तरफ एक बार जो लंबाई की बात की जाए 100 मीटर लगेगा एक बार बिछाने में। तो आपको अगर 3 बार बिछाना है तो आप कहोगे 100 × 3 बराबर 300 मीटर तार चाहिए। तो जो आप चारों तरफ तार की लंबाई निकाल रहे हो वो परिमाप है, समझ गए? वो क्या है? परिमाप। तो परिमाप किसी चीज की होती है चारों तरफ की क्या लंबाइयों का योग या सभी भुजाओं का योग। आप कहोगे कि इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं कौन कौन सी? ए, बी और सी है, तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी, या सभी भुजाओं का योग। फिर इसमें एक चीज आती है अर्ध परिमाप, सेमी पेरीमीटर।
अर्ध परिमाप, यह आता है सेमी पेरीमीटर। अगर अर्ध परिमाप है तो मतलब ये परिमाप का क्या होगा, आधा। ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बाई 2, और इसको स्मॉल एस से भी डिनोट करते हैं, स्मॉल एस बराबर a प्लस बी प्लस सी बाई 2। ठीक, यहीं पर कहीं पर लिख लेना स्मॉल एस। अब आ जाओ इसका क्षेत्रफल। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा जो हीरोज या हीरोइन फार्मूला बोलते हो, है ना, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस माइनस सी के बाद कुछ होते ही, हाँ, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक, एक तो ये क्षेत्रफल का फार्मूला होगा, ये सभी त्रिभुजों में लगेगा। और एक फार्मूला आप इसके सिवा और पढ़े होगे, वो पढ़े होगे क्षेत्रफल का, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 आधार में। ठीक, दोनों लगेंगे, दोनों सभी में लगेंगे। अब आ जाओ समद्विबाहु। समद्विबाहु का मतलब कि भैया जिसमें त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर, तो इसमें जो परिमाप होगा वो कितना हो जाएगा, परिमाप कितना हो जाएगा, a प्लस ए प्लस बी, या हम इसको बोल सकते हैं 2a प्लस बी। क्या हो जाएगा, 2a प्लस बी। फिर हम इसकी बात करेंगे कि भाई इसकी ऊंचाई, अभी हम क्षेत्रफल नहीं, इसकी ऊंचाई निकालनी होगी हमें। ऊंचाई बराबर हमारी हो जाएगी क्या, क्या आपको पता है समद्विबाहु त्रिभुज की किसी को भी कि समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होती है, समद्विबाहु त्रिभुज की अंडर रूट 4a² माइनस बी स्क्वायर बाई 2। ये 4a² हमने तब लिखा है जब हमारी समान भुजा a मानी है। अगर हम समान भुजा को b माने, पहले इधर देख लो सब लोग, अगर हम समान भुजा को b माने तो ये 4b² माइनस a² हो जाएगा। अगर हम इसको फार्मूले को सही तरीके से लिखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं 4 इंटू समान भुजा का वर्ग। नहीं, अरे वो दूसरा है, समान भुजा का वर्ग माइनस असमान भुजा का वर्ग, असमान भुजा का वर्ग और बटे। समझ में आया? तो आप अगर समद्विबाहु त्रिभुज का कभी भी हाइट बताते हो तो आप यही बताना कि अंडर रूट में 4 गुणे समान भुजा का वर्ग माइनस असमान भुजा का वर्ग बटे। ठीक, इतना नोट कर लो। फिर एक बार हम इसको इरेज करके यहाँ पर एरिया और लिखते हैं, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल इसमें जब आप रखोगे तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे, ठीक, यही वाला क्षेत्रफल का फॉर्मूला उठाएंगे। आधार आपका जो है वो हो जाएगा हमारा ये b जो असमान है, ठीक है, और ऊंचाई हम इससे लेंगे यहाँ तक की। ठीक, ऊंचाई हमने ये अभी निकाली हुई है, तो यहाँ पर आपका क्षेत्रफल का फॉर्मूला आ जाएगा 1/2 इंटू आधार है b इंटू अंडर रूट में 4a² माइनस b² बाई, तो ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, कटेगा नहीं 4। तो क्या हम इसको डायरेक्टली लिख दें ऐसे कि ये हो जाएगा हमारा b बाई 4 अंडर रूट में 4a² माइनस b²। आ गया समझ में? इतना लिखो फटाक से। फिर आओ समबाहु। बेड़े पन्ने पे लिखना, सीधे पन्ने पे लिखोगे कुछ आ नहीं पाएगा। अरे वो 4 बनाने क्या जरूरत, अलग अलग सेपरेट बना लो ना, लंबा उसका लिख लो, फिर दूसरा नीचे लाइन से क्या लिखेंगे। हाँ, जैसे तुम्हें समझ में, बस ऐसे ही है, थोड़ा सा अच्छा आपके बेड़े में लिखना पड़ेगा, बेड़े में लिख लो का फायदा होगा, लिख तुम वैसे भी लो, ठीक है। लेकिन जो लोग बेड़े में लिख रहे हो वो लोग रिवीजन जब करना तब हमें बताना कि कितना कम टाइम लगेगा, समझ रहे हो? ऐसे लिखोगे जैसे तुम्हें सारी, हमारी क्या आदत होती है पढ़ने की, बाएं से दाएं,
यही तो होती पढ़ने की। तो आप ऐसे नहीं पढ़ोगे जल्दी, ऐसे जल्दी पढ़ोगे तो आप त्रिभुज के लगभग सारे तरीके एक ही बार में स्कैन कर दो। समझ गए? तभी वो साइकोलॉजी के हिसाब से तुमसे हमने कहा है कि इसको ऐसे बनाना बेड़ा। बना लिया? अब इस पर ये वाला इरेज कर ले थोड़ा सा। एक ही को समझाइए। हाँ भैया, इसको हटा दो। चलो इसी को चौड़ा कर लेते हैं हम। देखो थोड़ा इसी को चौड़ा कर। समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज के मतलब कि जिसकी सारी बाहु मतलब भुजाएं बराबर हो आपस में, तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा? पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 3a। इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? सॉरी, ऊंचाई क्या हो जाएगी? हाँ नहीं पता? √3/2 a, या इसको बोल सकते हो √3/2 गुणे भुजा। अब आप कहोगे कि भैया इसका क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल क्या होता है बताओ? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। या इसको अगर हम सॉल्व करके लिखें तो क्या लिख सकते हैं क्षेत्रफल? 1/2 इंटू आधार आपने क्या लिया है? ए ही तो होगा आधार, इंटू ऊंचाई √3/2 इंटू ए और ए मिलके क्या देगा? a², और 2 और 2 की गुणा 4, तो हम कहेंगे ये हो जाएगा √3/4 a²। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? √3/4 a²। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कितनी होती है? √3/2 a, और परिमाप कितना होता है? √3। समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज जो होता है, ऐसा कोण जिसका एक कोण 90 डिग्री, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, हम इसको मान लेते हैं परपेंडिकुलर, इसको मान लेते हैं बेस, तो ये हमारा डायगोनल या हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। ठीक, अब बताओ इसका परिमाप क्या होगा? परिमाप क्या होगा? P + B + H, मतलब परपेंडिकुलर प्लस बेस प्लस हाइपोटेन्यूस। ठीक, अब आ जाओ, हम कहेंगे भाई इसका क्षेत्रफल बताओ। क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो जाहिर सी बात है कि 1/2 आधार मान लेंगे हम, b ऊंचाई मान लेंगे p, तो हम कह सकते हैं PV/2 होता है ना? PV/2। अब आ जाओ समद्विबाहु समकोण। ऐसा समकोण त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, a और a, तो इस त्रिभुज का जो विकर्ण होगा वो कितना हो जाएगा? आपने पढ़ा होगा वो है वर्ग का विकर्ण। वर्ग का विकर्ण होता है कितना होता है? भुजा √2। ठीक, तो इसका जो हमारा परिमाप हो जाएगा वो परिमाप हो जाएगा भैया a + a 2a हो जाएगा, और प्लस a√, आप यहाँ से a कॉमन ले सकते हो या a√2 कॉमन ले सकते हो। ठीक, फिर यहाँ पर क्षेत्रफल हो जाएगा। क्षेत्रफल होगा बताओ क्या होता है? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो आप कहोगे 1/2 आधार कितना? a, और ऊंचाई कितनी? a, तो हम कह सकते हैं 1/2 a। इतना समझ में आया? साफ सुथरा नोट करना। अब आप समझ लो 2 टॉपिक, 2D के 2 टॉपिक खत्म हो गए। ठीक, प्रैक्टिस क्वेश्चंस की कल की क्लास में होगी। क्या हुआ भैया? आज का वीडियो तो बन गया। हाँ जी भैया, आज का वीडियो बन गया। हाँ वीडियो चल रहा है। आप लेट हो गए सर कॉलेज जाते हैं ना, यही सेशन है। अरे वो पानीपत की लड़ाई चल रही थी, मोहम्मद घोरी को पछाड़ के आए।
अरे आजाद ज़्यादा मत बोलो भाई। है क्रांति हो जाएगी है? शेखर आजाद है ना, ये आत्महत्या कर लेते हैं। हाँ हटा दे भैया। एक सेकंड, इधर आ जाओ। इसमें अब एक आपका बचा है टॉपिक त्रिभुज में ही केंद्र का। केंद्र के आधार पर त्रिभुजों को भी हमें इसमें मेंसुरेशन में एरिया पढ़ना पड़ेगा। जो आपने पढ़ा होगा, कभी सुना हो शायद, लंब केंद्र, अंतः केंद्र, परिकेंद्र, लंब केंद्र और आपका केंद्र, ये 4 केंद्र होते हैं। ठीक है, किसी भी त्रिभुज के 4 केंद्र कौन कौन से? परिकेंद्र, अंतः केंद्र, लंब केंद्र और केंद्र। ठीक, 4 केंद्र के आधार पर कल चार्टिंग, अभी इसके इस चार्टिंग के पीछे एक पन्ना छोड़े रखना। ठीक है, हाँ सारा एक साथ बता देंगे केंद्र। तो फिर क्या बताओ, एक दो केंद्र बताने की कोशिश करें तुम्हें अगर समझ पा रहे। सर इसी में एक दो सवाल देखो भैया थोड़ी, वही मैं सोच रहा हूँ कि एक दो सवाल करा दे और फिर जो है कल बढ़े आगे। कि अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है। अब इसके बाद क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल के बाद बहुभुज, समझ रहे हो? पॉलीगॉन, क्वाड्रिलेटरल कल तुम्हारा चतुर्भुज, उसकी चार्टिंग, सवाल इसके दोनों के कराने के बाद उसकी चार्टिंग कराएंगे और उसकी चार्टिंग के बाद कराएंगे बहुभुज। ठीक, तो लगभग ये मान के चलो कल से परसों तक तुम्हारी 2D के पोर्शन को लगभग हम कंप्लीट कर लेंगे। और फिर उसके बाद नंबर सिस्टम और एलसीएम एसटीएम। है 3D ना पड़ी हो? नहीं, वो तो पता है। ठीक है, अब प्रीवियस ईयर नहीं लगाओगे? अब वो तो आता ही है। फिर सिस्टम और अब एलसीएम कल चार्टिंग उसकी दोनों कराने के बाद तो प्रीवियस ईयर पहले लगवाएंगे। अब इससे ये है कि अगर सर्कल से, मान लो क्योंकि कम टाइम हम लोगों के पास है, अगर मान लो कहीं से भी सवाल सर्कल से, ट्रायंगल से उड़ गया तो हम सवाल लगा देंगे। समझ गए? इस चार्टिंग से हटा दें, इधर वाला हटाएं। सब हटा पीसीएस का देखते हैं। चलो सवाल बोलते हैं भैया। देखो, एक वृत्ताकार लॉन के चारों ओर वृत्ताकार पथ की आंतरिक परिधि। इन्होंने कहा कि एक वृत्ताकार लॉन है और इसके चारों तरफ जो है वो एक पथ बना हुआ है। ठीक है, एक पथ बना है और इस पथ की जो चौड़ाई है वो 14 मीटर है। चौड़ाई 14 मीटर है और पथ की आंतरिक परिधि 440 मीटर। आंतरिक परिधि मतलब ये अंदर वाला जो है, अंदर वाले की त्रिज्या क्या माने? छोटी आर, छोटी आर, और बाहर वाले की बड़ी आर। तो क्या आपके पास r माइनस आर दे रखा है 14, r माइनस आर बराबर 14। और इन्होंने कहा कि आंतरिक परिधि अंदर वाले त्रिज्या की, तो आंतरिक परिधि में छोटी आर ले या बड़ी आर? अंदर की छोटी छोटी, तो छोटी आर लोगे तो आंतरिक परिधि बराबर कितनी हो जाएगी? 2 इन्होंने दे रखी 440 मीटर। ठीक, और निकालना है, चौड़ा है तो पथ की बाहरी परिधि की त्रिज्या, मतलब आपको कैपिटल आर निकालना है। क्या निकालना है? कैपिटल आर बराबर क्वेश्चन। आप बताओ, अगर आंतरिक परिधि दी है तो आप कह सकते हो 2 पाई स्मॉल आर इज इक्वल टू 440। आप कह सकते हो ये कितना बचेगा? 200। क्या ये 22/7 होता है? स्मॉल आर बराबर कितनी आ जाएगी? 10। तो आर बराबर कितनी आ जाएगी? अगर स्मॉल आर 70 आ गई, 22/7, 22 52। हाँ सही था, 70 ही।
सही तो है? एक हाँ। बार क्वेश्चन पढ़ दीजिए। एक मिनट रुक जाओ। स्मॉल आर कैसे बड़ी हो सकती है? हाँ, वो बताओ। कैपिटल आर। हाँ ठीक तो है, आ तो गया। देखो इधर इन्होंने क्या कहा है कि एक वृत्ताकार लॉन के चारों ओर वृत्ताकार पथ की आंतरिक परिधि 440 मीटर। आंतरिक परिधि का मतलब कि जो इंटरनल तुम्हारी सर्कमफेरेंस है, मतलब अंदर वाले वृत्त की जो परिधि है। अंदर वाले वृत्त की परिधि के लिए आप छोटा आर लोगे, छोटा आर लोगे तो परिधि क्या होगी 2 पाई आर। तो 2 पाई आर मतलब छोटा आर लोगे तो 2 पाई आर छोटे आर के साथ क्या हो जाएगी 440। और बोला है कि रास्ते की चौड़ाई 14 मीटर है। तो 2 पाई आर इज इक्वल टू 440। 2 से कटेगा 220, पाई से कटेगा पाई 22/7, 22 से कटेगा कितना देगा ये 10, 22 से कटेगा 10 तो स्मॉल आर कितनी आ जाएगी 10। तो अगर कैपिटल आर निकालनी है तो आपने आर माइनस आर बराबर कितना निकाला 14। तो हम कह सकते हैं कि भैया ये वाला आर उठ के अगर हम उधर ले जाएं, कैपिटल आर बराबर 14 प्लस स्मॉल आर हो जाएगा। तो कैपिटल आर बराबर 14 प्लस 70 बराबर 84। ठीक, नोट कर लो सवाल। आर जो कैपिटल आर बराबर जो है कैपिटल आर जो है बड़ी गिवन नहीं थी क्या? ये 14 क्या था? अनुज क्लास में भी करते। हाँ क्या कह रहे हो? ये गिवन तो थी, फिर इसमें कहाँ गिवन थी कैपिटल आर? ये 14 फिर एडिशनल कैसे ऐड किया इसमें सर? 14 तो इसकी रास्ते की चौड़ाई दी है। अच्छा, रास्ते की चौड़ाई भी आपने पढ़ी थी या नहीं? चौड़ाई बराबर 14 मीटर। रास्ते की चौड़ाई, और रास्ते की चौड़ाई का मतलब क्या होता है आर माइनस आर। आप ये सीधे कह दो कि ये वाली कैपिटल आर निकाली तो कैपिटल आर क्या होगी चौड़ाई, और प्लस स्मॉल आर। तो आप सीधे सीधे कह सकते हो, है ना? वो आपने ड्रा नहीं करा उसमें। ठीक, उधर वाला हटाते हैं। अगला सवाल पेन चलाते रहो लेकिन समझ जरूर लेना। सभी 18 वर्ष का लड़का वो शतरंज में विश्व चैंपियनशिप बन गया। हाँ। मुकेश। यंगेस्ट अभी तक का सबसे ज्यादा योग। एक वृत्त की त्रिज्या और परिधि का योग 51 सेंटीमीटर है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? देखो इधर वृत्त की त्रिज्या और परिधि का योग इन्होंने दिया है। वृत्त की त्रिज्या मतलब r और परिधि मतलब 2 पाई। इसका योग इन्होंने दिया है 51 सेंटीमीटर। फिर इन्होंने पूछा वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त की त्रिज्या और परिधि का योग 51 सेंटीमीटर है। वृत्त का क्षेत्रफल बताना। ये 2 पाई आर है, 2 पाई आर आ रही है, 2 पाई। वृत्त का क्षेत्रफल निकाल पाओगे क्या भाई? केवल इसमें आर ही तो वेरिएबल है, बाकी सारे कांस्टेंट है। ये पाई 22/7 रखोगे, ये आर कॉमन ले लोगे, यहाँ से क्या आ जाएगा अगर हम हल करें तो आर कॉमन 1 प्लस यह आ जाएगा 2 पाई इज इक्वल टू 51 सेंटीमीटर, है ना? तो अगर यहाँ से निकालोगे आर तो हो जाएगा 1 प्लस 2 22/7 बराबर 51। हम कह देंगे भैया ये क्या हो जाएगा 44 और ये 7, 44 7 कितना होता है 51/7 और ये बराबर हो जाएगा 51 के। क्या आर बराबर यहाँ से सीधे सीधे निकल के आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। और अगर आर निकल के आ गई तो क्षेत्रफल कितना आ जाएगा पाई आर, मतलब कितना हो जाएगा क्षेत्रफल 22/7 गुणे 7 गुणे 7, 7 7 कट जाएगा 22 सत्ते तो 154 और क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे समझ में ना समझ में आया तो बता देना, दोबारा बता देना। कहीं ना कहीं पाई के डिविजिबल में ही आंसर आता है जो हाँ, 7 और पाई के दो मान एक 22 ये बता रहे जैसे कि 1 + 2 22/7 22 × 44 और ये 7 फिर कहाँ चला गया? 22 गुना 44/7 ये हुआ, 1 + 44/7 हुआ। अब ये भिन्न ये हमारी पूर्ण संख्या, इसको जब करोगे तो 7 = 7 तो क्या हो जाएगा 7 + 44/7
अब जब जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 44 7 51, 51/7 तो क्या हो जाएगा? 51/7, 51 बन जाएगा। ठीक, अगला सवाल लिखो भैया, एक सवाल बोले। सर अच्छा मत करो, पूछा था आज क्वाड्रिलेटरल और खत्म हो जाएगा। तो कराएंगे तो पूरा खत्म नहीं हो पाएगा। ये सब 1-1.5 महीने पहले शुरू करना चाहिए था सर को। कोई बात कबड्डी में पेपर लगे हैं, दिन के दिन कराएंगे। कोई नंबर सिस्टम में भी कम से कम 3-4 दिन लगेंगे। सवाल लिखो, वृत्त की परिधि और व्यास के बीच अंतर, वृत्त की परिधि और व्यास के बीच अंतर 15 मीटर है। वृत्त की परिधि और व्यास के बीच अंतर 15 मीटर है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? वृत्त की परिधि और व्यास के बीच अंतर 15 सेंटीमीटर है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? एक और लिख लो सवाल इसी के साथ, इसी के नीचे लिखो, 4 लाइन छोड़ दो। देखो, यदि किसी वृत्त की, कोई इंग्लिश मीडियम तो नहीं है? कोई नहीं है। बताना, टर्म्स बता देंगे, सवाल बाइलिंगुअल है, बोल देंगे। यदि किसी वृत्त की परिधि 20% बढ़ा दी जाए, यदि किसी वृत्त की परिधि 20% बढ़ा दी जाए, यदि किसी वृत्त की परिधि 20% बढ़ा दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा? तो उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा? यदि किसी वृत्त की परिधि 20% बढ़ा दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा या कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा? ठीक, 2 सवाल आपके पास में। सर इसमें आप बताओ क्या परसेंट वाला सवाल उस दिन आपने लगाए थे? हमने जब आपको बताया होगा वर्ग और वृत्त लगाए थे यहाँ नहीं पढ़ाया? परसेंटेज सर वहाँ पे आया था। सर इसमें पहले ये तो शाहजहां को बताया होगा। हाँ, ये रखा 15 सेंटीमीटर, वो अंतर दिया। पहले परसेंटेज वाले सवाल पर आते हैं, ठीक है, फिर वो होता है परसेंट वाला सवाल। आप जैसे ही देखोगे वैसे ही आंसर मार दोगे। देखो, वर्ग हो या हो वृत्त, दोनों में एक ही तरीके से फंडा चलता है। क्यों? क्योंकि इसमें एक कांस्टेंट होती है, वो होती है त्रिज्या, और इसमें एक कांस्टेंट होता है, वो होता है भुजा। इसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं, वृत्त की त्रिज्या एक ही तो होती है। समझ गए? जो भुजा होती है वो मीटर में लिखी जाती है, सेंटीमीटर में लिखी जाती है, या आप किसी भी चीज में लिखो किलोमीटर में, इस तरीके से लिखी जाएगी। मतलब हमेशा सिंगल पावर में रहती है। और त्रिज्या भी इसी तरीके से लिखी जाती है कि नहीं? और जो आपका क्षेत्रफल होता है वो मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर ऐसे लिखा जाता है। इतना समझ में आया? तो अगर आप बात करें कि किसी की भुजा में, और भुजाओं को जोड़कर ही बनता है परिमाप, तो जितना परिवर्तन भुजा में करोगे उतना परिवर्तन परिमाप होगा, परसेंट। जितना परिवर्तन परिधि में करोगे उतना परिवर्तन त्रिज्या में होगा। समझ में आया? जितना परिवर्तन परिधि में उतना परिवर्तन त्रिज्या में, या जितना परिवर्तन त्रिज्या में उतना परिवर्तन परिधि में होगा। आपने परिवर्तन किया है परिधि में, 20% बढ़ा दी है। अगर 20% परिधि बढ़ाई हो तो 20% त्रिज्या भी बढ़ेगी। ठीक, बढ़ेगी। अगर 20% परिधि बढ़ाए तो 20% ही त्रिज्या बढ़ेगी। अब हम आपको इस चीज को यहाँ पर प्रूफ करके बताते हैं। हालांकि एग्जाम में तुम्हें केवल आंसर फटाक से मानना 20 + 20 + 20 × 20/100 बराबर कितना परसेंट? 44% आंसर। ठीक, कैसे वो हम समझा देते हैं, लेकिन आंसर ऐसे ही मारना। किन में? वर्ग और वृत्त में। ठीक, अब आओ कैसे।
अगर आपने कहा कि इसकी त्रिज्या परिधि में 20% का बढ़ोतरी हुई है, तो आप बताओ 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 5। मतलब अगर हम परिधि की बात करें तो परिधि में अगर ये त्रिज्या, भाई परिधि में दो चीजें होती हैं, ये सॉरी एक चीज होती है। आप पहले मान लो त्रिज्या R1, दूसरी त्रिज्या मान लो R2, ठीक। जो परिवर्तन होगा, क्या पाई का मान बदलेगा? नहीं। तो पाई और 2 की वजह से कोई भी परिवर्तन इसमें नहीं होगा। जो भी परिवर्तन होगा वो किसकी वजह से होगा? R1 R2 की वजह से। तो अगर आपने परिधि में 20% बढ़ाया तो वो 20% किसकी वजह से बढ़ा होगा? R1 और R2 की वजह से। मतलब ये R1 अगर हम बात करें पहले 100 रही या 100% रही तो अब 120% हो जाएंगी। हम कह सकते हैं कि अगर ये पहले 5 थी तो अब कितनी हो जाएगी त्रिज्या? 6। तो मतलब अगर पहले R1 5 थी तो अब R2 कितनी हो जाएगी? ठीक, इतना समझ में आया? तो हमने परिधि से यहाँ से त्रिज्या का अनुपात निकाल लिया। अब आप एक चीज बताओ, अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और क्योंकि त्रिज्याएं हमारी बदल रही तो R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर। क्या क्षेत्रफल में कोई भी फर्क पाई से पड़ेगा? नहीं, क्योंकि पाई कांस्टेंट है। तो मतलब त्रिज्या के स्क्वायर की वजह से हमारा फर्क पड़ेगा। तो त्रिज्या का स्क्वायर क्या होगा और इसका स्क्वायर? बताओ कितना बढ़ गई? कितना? किस पर बढ़ी? 11 बढ़ी 25 पर। परसेंट में 44%। आ गया समझ में? तो डिटेल हमारी ये है, लेकिन हमें एग्जाम में कैसे करना है? डायरेक्ट जोड़ देना। जैसे हम कहें आपसे कि किसी वृत्त की परिधि में 10% की वृद्धि हुई है तो उसकी त्रिज्या में कितनी वृद्धि हो जाएगी? उतनी। और उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी? परिधि या त्रिज्या से अगर क्षेत्रफल में जाओगे तो x + y + xy by 100 वाला लगाओगे। मतलब 10 + 10 प्लस 10 × 10/100। तो 10 10 20 और 21% की वृद्धि हो जाएगी। ठीक। अगर हम कहें किसी वर्ग की भुजा में 15% की वृद्धि हुई है तो उसके क्षेत्रफल में कितनी परिवर्तन होगा? वर्ग की भुजा में 15% बढ़ा है तो क्षेत्रफल में कितना बढ़ेगा? 15 15 और 15 15 30 और 2.25 32.25। मतलब 32.25% हमारा क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। ये आप प्लस वाला फॉर्मूला किसमें लगाओगे? आप किसमें? वर्ग और वृत्त में। इसके बाद क्योंकि आयत क्या होता है, देखो भाई आप कहोगे कि जैसे हमने मान लो अभी तक बढ़ा पड़ा, हम कहते हैं घटा दो। 10% उसकी परिधि में कमी की जा रही, तो अगर 10% कमी की जा रही, कमी का मतलब चिन्ह माइनस हो जाएगा। तो आप जो पहले प्लस ले रहे हो वो लोगे -10 कितना हो जाएगा? -20। अब माइनस माइनस की गुणा प्लस, तो -10 -20 हुआ और -10 की गुणा प्लस का 100 हो जाएगा। और 100/100 1, मतलब प्लस का 1 और माइनस का 20 आपस में घटेंगे। -19%। माइनस कहता है कमी, 19% की कमी। समझ गए? तो ये चीज याद रखना, प्लस वाले में तो सब कुछ जुड़ जाएगा लेकिन माइनस वाले में लास्ट वाली वैल्यू घट जाती है। ठीक, क्योंकि वो कमी होती है। जैसे हम कहते पूरी कमी हो रही, जैसे हमने कहा कि किसी वृत्त की त्रिज्या में 20% की कमी होती तो क्षेत्रफल में कितने % की कमी होगी? तो -20 कितना हुआ? -40 और माइनस प्लस का मिलेगा 400/100, मतलब प्लस का 4 40 से घट जाएगा, कितना बचेगा? 36% की कमी उसके क्षेत्रफल में। क्या परसेंटेज वाले सवाल अगर आते हैं वर्ग और आयत के तो तुरंत लगा दोगे उसमें। अगर आपकी परिधि की बात की जाए, जैसे हम कहें किसी वर्ग की भुजा में 20% की कमी होती तो उसकी परिधि में कितने % की कमी होगी? तो 20 40 में 4 36। सर x + y वाला फार्मूला किस में लगाएंगे? आप यही पढ़ते हो ना? यस सर। ये फार्मूला सब में लगता है, लेकिन कब? प्लस और माइनस। समझ में आया क्या किया हमने? सर ये मेरे 2 सवाल है। जो कॉमन फार्मूला है वो ये +x +- x +- y। अब तुम्हारी कमी वृद्धि कुछ भी हो रही हो, जैसे आयत में एक भुजा बढ़ भी सकती है, एक भुजा घट भी सकती है, दोनों भुजाएं बढ़ सकती है, दोनों भुजाएं घट सकती हैं, तो फिर हम चिन्ह लेंगे। अगर दोनों घट रही तो -x -y -+xy/100% ये आएगा। अगर दोनों, जैसे जब दोनों घटेंगे, अगर दोनों बढ़ रही हैं तो फार्मूला पूरा प्लस में जाएगा।
फार्मूला एक ही है, बस चिन्हों के हिसाब से बदलेगा। अगर एक घट रही एक बढ़ रही तो आपका पहला माइनस दूसरा प्लस और लास्ट वाला माइनस हो जाएगा एक्स वाई बाई 100%। अगर आपका पहला जुड़ रहा बढ़ रहा और दूसरा घट रहा है तो क्या हो जाएगा प्लस एक्स माइनस वाई प्लस माइनस माइनस एक्स वाई बाई 100%। अब रिजल्टेंट जो भी आए, अगर यहाँ पर प्लस का सिंबल आए तो बढ़ रही, माइनस आए तो घट रही, भाई वैल्यू कोई भी बड़ी हो सकती है। समझ गए? तो जनरल जो फार्मूला बढ़िया होता है आपको कि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, वो जनरल नहीं होता। क्या होता है? प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बाई 100%। कमी हो रही माइनस लो, वृद्धि हो रही प्लस। ये फार्मूला आपका जो भी 2 डायमेंशनल है, जैसे जिसमें 2 भुजाएं हैं, या आप कह दो जिसमें सिंगल भुजा है, उनमें सब में लगेगा। सर एक 24 वाला सवाल देखें। ये समझ में? दूसरा भी बचा है। दूसरा एक बचा है, 24 वाला। एक रखा हो, 1 मिनट बताइए वो हटा दें। समझ में आ गया परसेंट वाला सवाल? लगाना तो नहीं पड़ेगा पेपर में। अब दूसरा सवाल भैया बता रहे हैं। दूसरा सवाल क्या था जरा बताओ। सर वृत्त की परिधि और व्यास का अंतर 15 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का जैसे अभी योग था वैसे इन्होंने अंतर दे दिया, वृत्त की परिधि और व्यास के बीच अंतर। आप बताओ परिधि जो होगी 2 पाई r होगी और व्यास इसका क्या होगा 2r। व्यास क्या होता है? त्रिज्या का 2 गुना। और ये क्या दिया है? यहां से आप क्या 2r कॉमन ले सकते हो, पाई माइनस 1 बराबर तुमने क्या लगाया? यहाँ पर हो जाएगा 2r, ये हो जाएगा 22/7 माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा 15। आप कह दोगे 7 घटेगा 22 से, 22 से 7 घटेगा कितना बचेगा 15/7। 29 का थोड़ी ना घट रहा है, कितना हो जाएगा बराबर 15। आप कह दोगे 15 से 15 कट जाएगा और r बराबर ये 7 ऊपर जाएगा और बटे में 2 आ जाएगा, r बराबर 3.2 या 7/2। ठीक, अगर r इतना आ गया तो बताओ क्षेत्रफल क्या होता है भैया? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई r, पाई का मान 22/7। r स्क्वायर कितना हो जाएगा 7/2 गुणे 7 से 7 कटेगा, 22 से ये कटेगा, 11 सतह 77/2 सेंटीमीटर था। क्या था 15 मीटर। 15 मीटर तो हम कहेंगे ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये क्या है क्षेत्रफल। ठीक, तो क्षेत्रफल काहे में होता है? भुजा सॉरी यूनिट का स्क्वायर। तो आप बताओ 77/2, 77 का आधा, आप बताओ 76 का आधा 38, तो ये 38.5 आ गया समझ में। अब आपको बता दें ये वृत्त की परिधि एवं व्यास के बीच 15 मीटर का अंतर है, ये मैंने नहीं बताया। यही तो बताया, वृत्त की परिधि और व्यास कहाँ ध्यान रहता है। ध्यान है लगी है। आ गया समझ में। ये क्या आदित्य रंजन की पीडीएफ है? फॉन्ट बता देता है, फॉन्ट बता देता है। हाँ, कौन सा सवाल? 24 नंबर। एक आयताकार लान की चौड़ाई 8 सेंटीमीटर कम की जाती है और इसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर वृद्धि की जाती है। लान के क्षेत्रफल में 70। हमें मालूम था तुम यही पूछोगे, तभी हमने सारे बता दिए। ठीक है, सर इससे आंसर आ ही नहीं रहा, माइनस प्लस करने से। गलत माइनस प्लस कर दिया। इन्होंने कहा यह ऑप्शन गलत, हम देख रहे हैं। इन्होंने कहा है चौड़ाई 8% कम हुई, मतलब एक चीज कम हुई है माइनस प्लस और एक चीज प्लस बढ़ी है। कितनी? 15%। आप कह दो -8 + 15 और -8 गुणे 15 बटे -8 प्लस का 15 कितना देगा भैया? 23। अच्छा इसका 7 और माइनस का 15 अट्ठे 120, 120 बटे 100 करोगे तो क्या 1.2 दे देगा। ये हो जाएगा प्लस का 7 -1.2%।
1.2 घटाना है, 1 घटाओगे 6 बचेगा, 0.2 घटा दोगे 5.8% प्लस का आएगा। प्लस कहता है वृद्धि, 5.8% की वृद्धि है। आंसर है कोई इसमें डी ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर डी। सर ये जोड़ रहे थे 15 और 8 को 23 कर काहे जोड़ी दे रहा हूँ, ठीक। हम समझ गए थे तुम्हारा, जैसे तुमने ये कहा कि सारे में यही लगेगा, हम समझ गए तुम्हारे पास वेरिएशन है सवाल का, ठीक। तभी हमने चारों तुरंत पहले ही बताया, ठीक। समझ में आ गया, ठीक। जो चीज घट रही है उसके साथ माइनस लेना, जो चीज जुड़ रही है उसके साथ प्लस लेना। कैसे भी तरीके का सवाल हो, एक फार्मूला याद रखना, 2 डायमेंशन में अगर है या सिंगल डायमेंशन में प्लस माइनस x प्लस माइनस y प्लस माइनस x by 100। मायने रखता है चिन्ह कैसे आप बदल रहे हैं आप। बस चिन्ह ध्यान रखने, ठीक। अब कोई जरूरी नहीं कि इसका आंसर हमेशा माइनस a प्लस में आए। अगर हम वैल्यूज के चिन्ह बता दें, इसको हम बढ़ा दें, इसको घटा दें, तो फिर आंसर माइनस में आता है। अगर समझ में, माइनस में या प्लस में कुछ भी आ सकता है, तो डिपेंड करता है कि वैल्यू किस हिसाब से बदल रहे हैं, ठीक बिटिया। ये सर हमारे 10 मिनट